दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान की क्लास में अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, और आज हम कवर करने चल रहे हैं अपने 152वें लेक्चर को। जी हाँ दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान की क्लास आपके 151 लेक्चर से स्टार्ट हुआ। इसके पहले आपको हिस्ट्री विषय से संबंधित लेक्चर दिए गए थे, और आज जो हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ये 4531 से लेकर के 4560 तक के जो सवाल हैं उन पर बातचीत करने चल रहे हैं। टॉपिक हमने क्या चूज किया आप जानते हैं कि स्टडी 91 पर जब भी कोई विषय शुरू किया जाता तो दोस्तों वहाँ टॉपिक वाइज चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो इसके पहले वाले टॉपिक में हमने संविधान सभा पर चर्चा किया था, और आज हम लोग संविधान सभा की जो समितियां थी उन समितियों से संबंधित तमाम क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं कि किस तरह से परीक्षा में आते हैं। मान लीजिए परीक्षा में सवाल आया कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। बच्चा बच्चा जानता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये वही प्रारूप समिति है जिसने संविधान को लिखने में सहायता किया था, उसको बनाने में सहायता किया था, ठीक है। लेकिन इसका गठन कब हुआ ये अपने आप में डिफिकल्ट सवाल हो गया। अगला सवाल है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये तो आसान सवाल है कि भाई इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में बीएल मित्तल के स्थान पर कौन आया, ठीक है, क्यों आया, ये इसके पीछे क्या कहानी है ये आपको बताना पड़ेगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी, जी हाँ बहुत ध्यान से पढ़ेगा, मौलिक अधिकार की उप समिति, अंतर हो जाएगा दोस्तों, उसके अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। इस तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप बखूबी जानते हैं, और ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को और पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप ही लोगों के डिमांड पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो गजब का चल रहा है, जबरदस्त। मतलब एक बार आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया ना तो दोबारा आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी परीक्षा के लिए दोबारा आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और इसी तरह से दोस्तों हमारा हिंदी का बैच भी लॉन्च हुआ। दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, अभी वर्तमान में हिंदी का बैच है और मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटी का बैच भी बहुत जल्द, ठीक है, ज्यादा समय नहीं, 2-4-10 दिनों में दोस्तों पॉलिटी का बैच भी आ जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा यूपी स्पेशल का न्यू बैच बन रहा है दोस्तों, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन बैच पे हम काम कर रहे हैं अभी, इसे भी आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार पहले आप इसे ज्वाइन करिए, क्योंकि इसको ज्वाइन करने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ सर हमें पॉलिटी ज्वाइन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सवालों को पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आज हमारा 152वां लेक्चर है और 4531 से लेकर 4560 तक के सवालों को करने चल रहे हैं। और टॉपिक क्या दोस्तों हमारा, तो संविधान सभा की समितियां। सवाल कैसे कैसे परीक्षा में आते हैं जरा उस पर ध्यान दीजिए। पहला सवाल यहां लिखा है कि संविधान सभा की समितियों में कौन सी समिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन थी, अरे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो संविधान को बनाना ही था। और संविधान को बनाने से संबंधित कौन सी समिति थी, तो याद रखेंगे दोस्तों प्रारूप समिति थी। तो देखिए समितियां तो कई सारी बनी हैं, लेकिन उसमें प्रारूप समिति का एक अलग ही महत्व था। क्यों महत्व था, क्योंकि इसी समिति ने संविधान को बनाया था। जी हां दोस्तों, संविधान को बनाया था, इसलिए दोस्तों ये समिति क्या थी, महत्वपूर्ण थी। ये समझ में आ गया ना। आगे देखो, और इसी से सवाल को तोड़ करके एक ही सवाल से कितने सवाल बन सकते हैं आपके संविधान में, जरा इसको देखिए। अगला सवाल कह रहा है किस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दिया गया था। जी हां दोस्तों, नया जो संविधान हमारा बन रहा था, ठीक है, उसको तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास थी दोस्तों, तो याद रखेंगे वो प्रारूप समिति के पास थी। किसके पास थी दोस्तों, प्रारूप समिति के पास ही यह जिम्मेदारी थी, ये आप जान जाइए। क्यों, इसके पहले कोई संविधान था क्या, नहीं, इसके पहले संविधान नहीं था, लेकिन तमाम एक्ट थे, ठीक है। उन एक्टों के माध्यम से भारत पर शासन किया जाता था। लेकिन यहां पर दोस्तों एक नए संविधान की बनाने की मांग की जा रही थी और बन रहा था। उस संविधान को बनाने का दायित्व किसका था, प्रारूप समिति का। इसी पैटर्न पर दोस्तों तीसरा सवाल आपसे परीक्षा में क्या पूछ सकता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन ये कब किया गया। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है भाई। ठीक है, प्रारूप समिति ने नए संविधान को बनाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन दोस्तों इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त को। कब हुआ था दोस्तों, 29 अगस्त को इसका गठन हुआ था। सर कैसे याद किया जाए, समस्या तो यही है कि सर हम भूल जाते हैं। देखिए जब 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो गया ना, तो ये हुआ दोस्तों कि अब तो हमें आजादी मिल गई है, अब तो हमें अपना संविधान बनाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों 15 अगस्त से के बाद दोस्तों 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया, यहां पर प्रारूप समिति का गठन किया गया।
किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, कि चलिए अब यहां पर संविधान बनाने का कार्य आरंभ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। लिख रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि संविधान से संबंधित जो सवाल हैं वो एक ही सवाल कैसे टेक्निकल तरीके से आपके सामने पूछे जाते हैं। ये देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव, किसका प्रस्ताव दोस्तों? लिख रहा प्रस्तावना का प्रस्ताव ये किसने दिया था? तो आपको पता है कि प्रस्तावना का प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति कौन थे? याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और दोस्तों ये कब किया था? तो याद रखेंगे 13 दिसंबर को किया था। कब किया था दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को ही इन्होंने अपना उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर दिया था? प्रस्तुत कर दिया था। ये सवाल भी याद रखेगा। आगे चल के इसी उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। ठीक है, जनवरी 1947 में। लिख रहा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो काफी आसान सवाल है, मुझे लगता है बच्चा इसके बारे में जानता है। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके कौन हैं? इसके अंबेडकर जी कौन है? इसके अध्यक्ष हैं। और कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो याद रखेगा 7 सदस्य। कितने दोस्तों? 7 सदस्य हैं प्रारूप समिति में, इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा बी आर अंबेडकर कहां से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? बहुत अच्छा सवाल है कि इनका चुनाव जो है दोस्तों कहां से किया गया था और ये निर्वाचित कहां से हुए थे, ये बताना है। तो दोस्तों ये निर्वाचित हुए थे कहां से? अच्छा, इनका ज्यादातर जो मान सम्मान है, जो चीजें देखने को मिलती है, मिलती बंबई में। तो बच्चे क्या करते हैं, यहां पर बंबई जवाब देते हैं। लेकिन ध्यान देना है, जब संविधान सभा का निर्वाचन चल रहा था तब दोस्तों ये कहां से निर्वाचित हुए थे? ये बंगाल से निर्वाचित हुए थे, न कि बंबई से। इस पॉइंट को दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, इस पर मैं स्टार लगा दे रहा हूं, क्योंकि एक ऐसा सवाल है जहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको नहीं कंफ्यूज होना है। ज्यादातर बच्चे भीमराव अंबेडकर के संबंध में बंबई जवाब देते हैं, आपको ध्यान रखना है। बंबई की जगह यहां बंगाल आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा प्रारूप समिति में बीएल मित्तल होना चाहिए दोस्तों, बीएल मित्तल। जी हां दोस्तों, प्रारूप समिति में बीएल मित्तल के स्थान पर किसे लिया गया? देखिए प्रारूप समिति में 2 ऐसे मेंबर थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, इसी वजह से दोस्तों याद रखेंगे यहां पर। ठीक है, तो बीएल मित्तल के स्थान पर माधव जी को लिया गया। मित्तल के स्थान म से मित्तल, म से माधव याद रखेगा। तो उनका नाम था दोस्तों एन माधव राव। क्या नाम था दोस्तों? एन माधव राव। ठीक है, याद रखेंगे। अभी जिनकी मृत्यु हुई वो भी मैं आपको अलग से बता दूंगा, याद रखेंगे। लिख रहा है प्रारूप समिति में डीपी खेतान, इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई थी डीपी खेतान की। तो डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात उनके स्थान को किसने ग्रहण किया दोस्तों? तो याद रखेगा डीपी खेतान के स्थान पर आ गए हैं टीटी कृष्णामाचारी। कौन को आ गए दोस्तों? टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, अब जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन ये होता है कि कभी इनके स्थान पे हम ये लगा देते हैं और इनके स्थान पे ये लगा देते हैं, यही होता है दिक्कत। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? याद रखेगा डीपी टीटी याद रखेगा। ठीक है, कि डीपी की जगह पे कौन आ गए? डीपी की जगह पे टीटी आ गए। कौन आ गए? डीपी की जगह पे टीटी आ गए, ऐसे याद रखेगा। ठीक है, और बीएल की जगह पे, या बीएल तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहां आ सकते हैं मित्तल। ठीक है, मित्तल मां से पकड़िए, मित्तल की जगह पे कौन आ गए दोस्तों? माधव आ गए। ठीक है, इस तरह से शॉर्टकट है याद करने का। अगर आपने ये पॉइंट पकड़ लिया ना तो परीक्षा में आपको हमेशा याद आएगा कि मां को मां ने रिप्लेस किया, यानी मित्तल को किसने रिप्लेस किया? माधव राव ने किया, और डीपी को टीटी ने रिप्लेस किया। यही आपको ध्यान देना है। क्या है ना, कंफ्यूजन इस बात का नहीं होता है। मान लीजिए ऑप्शन दे दिया कि डीपी खेतान का स्थान किसने लिया, ऑप्शन में टीटी कृष्णामाचारी भी है, बीएल मित्तल भी दिया है, एन माधव राव भी दिया, उस कंडीशन में दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो जाता है। यही आपको सीखना है। लिख रहा प्रारूप समिति के 7 सदस्यों, देखिए मैंने पीछे ही बताया दोस्तों कि इनमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। तो लिख रहा प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से कांग्रेस के 2 सदस्य जो थे दोस्तों, कौन कौन लोग थे? कांग्रेस के 2 मेंबर इसमें शामिल किए गए थे। कौन कौन थे दोस्तों 2 मेंबर? तो एक यहां पे लिख दीजिएगा के.एम. मुंशी, नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, के.एम. मुंशी जी का। ये कांग्रेस के मेंबर थे दोस्तों, जिनको कहां शामिल किया गया था? प्रारूप समिति में। और दूसरा जो मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी आए हैं, ठीक है, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद जो टीटी कृष्णामाचारी आए हैं, कृष्णामाचारी आए हैं दोस्तों, ये भी कहां से बिलोंग करते हैं? ये भी कांग्रेस के मेंबर रहे हैं। तो इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में ना,
बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इत्मीनान से पढ़ते चलिए, हमारी क्लास में आपको समय का भी पता नहीं चलेगा। लिख रहा है एन गोपाला स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला संविधान सभा की किस समिति में दोस्तों शामिल थे? दोस्तों ये प्रारूप समिति के जो है मेंबर हैं, याद रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण मेंबर हैं, इनके बारे में भी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कौन है दोस्तों, याद रखेगा, प्रारूप समिति के मेंबर हैं। उन 7 मेंबरों में से दोस्तों ये लोग हैं, ठीक है। लिख रहा है संघ शक्ति समिति, क्या लिख रहा है दोस्तों, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी दोस्तों एक समिति थी। देखिए संविधान में कई तरह की समितियां बनी हैं, उसमें संघ, देखिए जब जब संघ का नाम लेगा, संघ अर्थात भारत, और भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो संघ शक्ति किससे संबंधित है दोस्तों? इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? याद रखेंगे आप सभी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जहां जहां भी दोस्तों संघ लिखा हुआ मिलेगा या केंद्र का संबंध होगा, वहां वहां दोस्तों आप जवाहरलाल नेहरू करिएगा। अगला सवाल देखिए, राज्यों के लिए समिति या राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? अब बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। बच्चों ने पढ़ रखा है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतों के साथ साथ जो देसी रियासत थे उनको जोड़ने का प्रयास किया। उसमें भारत कई सारे छोटे छोटे देसी रियासतों में बटा था, तो सभी का एकीकरण करने के लिए किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और फिर वो अपने मन से एक्स्ट्रा दिमाग लगा के सोच लेते हैं कि देसी रियासत को किया था तो राज्यों के लिए समिति बना होगा, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। क्या होता है ना, जब आप जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, बस दिक्कत वहीं हो जाती है। आपको जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना है। अब देखिए यहां पर उत्तर क्या है? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मैं सही बता रहा हूं ना, बहुत सारे बच्चे यहां पर ऐसा ही कुछ सोच करके इसी तरह से जवाब देते हैं। आज मेरी क्लास में आप सोचे ना सोचे, लेकिन अगर ये सवाल परीक्षा में आए ना, तो दोस्तों आप ऐसे ही सोचने वाले हो, जोड़ तोड़ करके यहां का सेटिंग वहां भिड़ा दोगे और आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर गलती मत कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू ही दोस्तों सही जवाब है इस सवाल का, अगर राज्यों से संबंधित किसी समिति के बारे में पूछ रहा है। लिख रहा है संघीय संविधान, क्या शब्द दिया यहां पर? देखिए लिखा है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या लिखा है? संघीय संविधान। मैंने आपको क्या समझाया कि कहीं भी अगर आपके सामने संघ लिखा हुआ है, ठीक है, तो संघ में प्रायः जो आपका जवाब होता है दोस्तों, वो क्या जवाब होता है? प्रायः लिख दे रहा हूं, ठीक है, कहीं कुछ और ढूंढ के मत ला देना। तो प्रायः जो जवाब होता है वो जवाहरलाल नेहरू होता है। ये अभी मैं शुरुआत में आपको पढ़ा रहा हूं, तो सब पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपको याद कराना है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा प्रांतीय संविधान समिति। अच्छा सर, अब यहां प्रांत लिख दिया, तो क्या प्रांत लिखने के कारण अब यहां पे हम अपना उत्तर चेंज कर दें? अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दे क्या? हां, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल करिएगा जब आपके सामने साफ साफ क्या लिख के आएगा? प्रांत, ठीक है। जब जब दोस्तों संघ लिख कर आएगा तो क्या करेंगे आप? जवाहरलाल नेहरू करेंगे। जब प्रांत लिख कर आएगा तब आप क्या जवाब देंगे? याद रखेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल करिएगा। क्या करिएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल करेगा। अच्छा, कुछ बातें छिपी हुई दोस्तों, अगर मैं पूछूं सरदार की उपाधि इन्हें किसने दिया था, तो याद रखेगा महात्मा गांधी जी ने। अब आप कहेंगे सर महात्मा गांधी ने नहीं दिया था, सुनिए पहले पूरा सेंटेंस क्या है। महात्मा गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की तरफ से दिया था। बारदोली की महिलाओं की ओर से ये उपाधि उन्हें दिया था। किसने दिया था? दिया था महात्मा गांधी ने, लेकिन किसकी तरफ से? वो बारदोली जो सत्याग्रह चल रहा था, उस बारदोली सत्याग्रह में जो महिलाएं थीं, उन महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा मौलिक अधिकारों। अच्छा, मौलिक अधिकार अभी आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों कि संविधान के स्रोत के हमारे भारतीय संविधान में जो अनेक चीजें ली गई हैं वो अलग अलग देशों के संविधानों से ली गई, ठीक है। तो दोस्तों किस देश के संविधान से क्या लिया गया सवाल आता है, तो मौलिक अधिकार जो है अ से अधिकार और अ से अमेरिका, ऐसे याद रखेगा। तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। फिलहाल आपका सवाल अलग है। लिख रहा है मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी जो समिति बनी थी उसके लिए दोस्तों अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। कैसे याद रखा जाए, मुद्दा यह है याद कैसे रखा जाए। तो अधिकारियों की बात किसने किया, याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और अल्पसंख्यक के लिए लौह पुरुष, मतलब लोहे का पुरुष, ठीक है, ऐसे याद करिए जोड़ करके कि अल्पसंख्यक जो हैं उनकी स्थिति कमजोर होती है, इसलिए उन्हें लोहे के पुरुष की जरूरत है, लौह पुरुष की जरूरत है। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रख सकते हैं। लौह पुरुष भी कहा जाता था ना, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई
वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, एक चीज आपको और पता होगा, वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बनी हुई है गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद में। उसका नाम क्या है पता है आपको? उसको कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी। एकता का प्रतीक उन्हें माना गया है। 31 अक्टूबर को दोस्तों उनका जयंती मनाया जाता है और उसे भी याद रखेंगे, ठीक है। तो एकता का प्रतीक क्यों माना जाता है? क्योंकि भारत में प्रांतों और देशी रियासतों का जो एकीकरण किया था, जो मिलाने का काम किया था, वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए एकता की सबसे बड़ी मूर्ति दुनिया में किसकी बनी हुई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई है, ठीक है। इस तरह से आप जोड़ जोड़ के चीजों को याद रखेंगे। देखिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आई, ये तो सैंपल के तौर पर है, और भी बहुत सारी किताबें आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर चेक कर सकते हैं। इन किताबों को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है दोस्तों। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो, मीशो से ऑर्डर कर लो, अमेजन से ऑर्डर कर लो, हर जगह किताबें हैं। हमारी अपनी वेबसाइट एप्लीकेशन पर भी किताबें हैं। कोई दिक्कत समस्या है तो कॉल कर सकते हैं। आइए सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं और बातचीत करते हैं। अगला सवाल लिख रहा है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श संबंधी समिति। अब यहीं पर रुकेगा दोस्तों। आपका क्या दिक्कत है ना, पढ़ते समय हम इतना फ्लो में होते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि पूछ क्या रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान या फिर आप पर्यावरण वगैरह जब पढ़ते हैं तो वहां पर उत्तर अलग अलग होते हैं। संविधान एकमात्र ऐसा विषय है कि जब आप ये विषय पढ़ते हैं तो आपको एक एक शब्द पर ध्यान देना है। क्यों? एक शब्द के जुड़ने से मायने ही बदल जाते हैं, और ये आप ध्यान दीजिए। आप आगे पढ़ेंगे, मतलब कहीं से ए का बी हो गया, कहानी बदल गई, पूरा का पूरा अनुच्छेद बदल गया, उसकी बातें बदल गई। इसलिए दोस्तों आपको हर जगह ध्यान देना। पीछे जो हमने पढ़ाया आपको समझिए। पहले पीछे हमने क्या पढ़ा? पीछे हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमने पढ़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन दोस्तों यहां पर उप समिति का संबंधित सवाल है। क्या लिख रहा है? मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां बनी थी। क्या पूछ दिया? पहले इंडिकेट कर दिया, हो सकता है आपसे परीक्षा में ना इंडिकेट करे। तो दोस्तों वो उप समिति कौन कौन सी थी? तो वो अभी हमने पीछे ही पढ़ा है दोस्तों। वो उप समिति 2 लोगों से संबंधित होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां पर 2 तथ्यों की बात की गई है आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो एक मौलिक अधिकारों की उप समिति बनी होगी, मौलिक अधिकारों की उप समिति बनी होगी, यही बनी होगी ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकारों की उप समिति बनी होगी। दूसरा दोस्तों अल्पसंख्यकों की, ठीक है, अल्पसंख्यकों से संबंधित, ठीक है, अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति, यही होगा ना उप समिति। तो जाहिर सी बात यहां 2 उप समितियां होंगी दोस्तों, ये आपको समझना है। तो क्वेश्चन में ही लिखा है। अब जिन्हें नहीं पता होता वो परेशान कि सर वो 2 समिति कौन सी होती है, नहीं, परेशान नहीं होना है, ये आपको याद रखना। अगला लिख रहा है कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। अब जब उप समितियां बनी गई तो इसके अध्यक्ष कौन थे? नहीं, अब आप यहां पर याद रखेंगे। देखिए इस कंडीशन में क्या था? इस कंडीशन में सरदार पटेल थे अध्यक्ष, ठीक है, इस कंडीशन में कौन थे दोस्तों? तो सरदार पटेल थे अध्यक्ष, ठीक है। लेकिन अभी जो कंडीशन आपके सामने है, यहां पर सरदार पटेल क्या थे दोस्तों? ये अध्यक्ष थे। लेकिन अभी जो आपसे पूछ रहा उप समिति, बस यहीं पे रुक जाना है, गलती यहीं हो जाती है। अगर सवाल उप समिति का दिया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उप समिति का दिया है तो आपका उत्तर क्या होगा? जेबी कृपलानी होगा। क्या होगा दोस्तों? जेबी कृपलानी। याद रखिएगा, जेबी कृपलानी वही व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के क्या थे दोस्तों? कांग्रेस अध्यक्ष थे, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये सवाल भी याद रखेगा, परीक्षा में ये सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। तो जेबी कृपलानी, इन्हीं की पत्नी थी दोस्तों सुचिता कृपलानी, जो भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। और कहां की बनी है? उत्तर प्रदेश राज्य की बनी है, ठीक है। ये भी याद रखना है। समझ में आया ना? ध्यान रखिएगा। देखिए सरदार पटेल से उत्तर कब जेबी कृपलानी हो जाता है पता भी नहीं चलता, इसलिए विशेष ध्यान देना है। लिख रहा अल्पसंख्यक, अच्छा जो दूसरी वाली समिति है दोस्तों, अल्पसंख्यकों से संबंधित जो उप समिति बनी है, कह रहा उसके अध्यक्ष कौन है? सर इसके अध्यक्ष बदल गए तो सिंपल सी बात है, इसके भी अध्यक्ष बदल जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। याद रखेगा यहां पर बने हैं HC मुखर्जी। कौन बने दोस्तों? HC मुखर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। शायद आपको HC मुखर्जी के बारे में ना पता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अगर ध्यान दिया होगा कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे,
कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और याद रखेगा वहां पर उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? तो हम अध्यक्ष तो पढ़ते हैं लेकिन उपाध्यक्ष के बारे में दोस्तों पढ़ना भूल जाते हैं। एच.सी. मुखर्जी दोस्तों वहां पर कौन थे? उपाध्यक्ष थे। एक बार इसे चेक करिएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करिए। देखिए कठिन कुछ नहीं है, मेरी क्लास में आप आइए, इत्मीनान से पढ़िए, ठीक है। आधे घंटे की क्लास होती है, 30 मिनट 35 मिनट, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करता, आपको बोर नहीं करता, सीधा आपके टॉपिक पर बात करता हूं। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिन बच्चों ने पीछे का वीडियोस नहीं देखा जाके देख लीजिए। आज हमारा 152वां लेक्चर है और एक एक टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा किया, कहीं कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है। जो विषय पढ़ते हैं विस्तार से पढ़ते हैं, इत्मीनान से पढ़ते हैं। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है कि हमें 2 दिन 4 दिन में खत्म कर देना है। हम किसी तरह की मैराथन क्लास आपको नहीं दे रहे हैं। हम इत्मीनान से प्रश्न श्रृंखला पर बात कर रहे हैं और बिना उत्तर बताए, ठीक है। लोग तो 4 ऑप्शन देके पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को अपंग नहीं बनाते, ठीक है। आइए देखिए, आपको डायरेक्ट जवाब देना है। लिख रहा है जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति जो बनी थी दोस्तों, उस परामर्शदाता समिति का अध्यक्ष कौन थे? देखिए अब यहां पर आपका उत्तर चेंज हो जाएगा दोस्तों। इससे संबंधित आपका जवाब क्या होता है? ये सवाल अगर परीक्षा में आए और आपको इसका जवाब न पता हो तो मैं बताऊं आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे बात हो रहा है जनजाति की, तो कौन सा नेता ऐसा जो जनजातियों का ख्याल रखता है, जो बहिष्कृत समाज की बात करता है? तुरंत आपको बहिष्कृत समाज हितकारी सभा वाले को याद आ जाएगा, या बहिष्कृत से संबंधित एक समाचार पत्र भी निकला था। अब तुरंत आपका दिमाग जाएगा अंबेडकर जी की तरफ और आप अपना उत्तर तुरंत अंबेडकर जी को कर लेंगे। यही हो जाएगा आपका उत्तर गलत। पुनः याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर सही उत्तर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या उत्तर है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों ये आपका जवाब होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित जो परामर्शदाता समिति बनी थी मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके लिए अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बहुत ध्यान से याद रखेगा। अगला लिख रहा है जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के तहत कितनी उप समितियों का गठन किया गया था? सर ये तो क्वेश्चन आपने इतना टफ बना दिया ना कि समझ में नहीं आ रहा कि सर आप क्वेश्चन बनाते कहां से हैं। अरे भाई बनाते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। आइए तो याद रखेगा, यहां भी दोस्तों 2 उप समितियां बनी थी। कितनी समितियां थी दोस्तों? 2 उप समितियां। कौन कौन सी रही होंगी? देखिए लिखा तो एक तो जनजातियों से संबंधित एक समिति रही होगी, एक बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित समिति रही होगी, यही ना, ठीक है, ये समझिएगा। लिख रहा उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र, कहां पर दोस्तों? उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र की बात कर रहा है, केवल असम को छोड़ करके, तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए जो उपसमिति गठित हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जब आपको असम छोड़कर बताया तभी बताएगा। यहां पर नाम लिखिएगा दोस्तों, गोपीनाथ बारदोलई। कौन, क्या नाम लेंगे आप? गोपीनाथ बारदोलई, बारदोलई, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सेम ऐसा क्वेश्चन आपको देता है और लिखेगा कि असम को जोड़ करके, ठीक है। अगर असम छोड़ करके कहेगा तभी आप अपना उत्तर गोपीनाथ बारदोलई दीजिएगा, अन्यथा आपको अपना उत्तर बदलना पड़ सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। कब अपना उत्तर गोपीनाथ बारदोलई देंगे? जब लिखा रहेगा साफ साफ प्रश्न में कि उत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों की बात करें लेकिन असम को छोड़ करके। असम की राजधानी कहां है? दिसपुर है। असम को छोड़ करके लिख रहा है छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए जो असम में स्थित क्षेत्र थे, उनके अलावा जो गठित उपसमिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अब क्या जवाब देंगे? अब लिखेगा दोस्तों ए.वी. ठक्कर। कौन थे दोस्तों? यहां पर ए.वी. ठक्कर जी का नाम लीजिएगा, ठीक है। तो एक एक चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी और समझनी है। आगे देखिए, लिख रहा प्रक्रिया नियम समिति। एक दोस्तों समिति बनी थी प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति किससे संबंधित है? देखिए किसी कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसी तरह से संविधान सभा में जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसकी भी एक प्रक्रिया थी और उससे संबंधित समिति कौन थी? तो प्रक्रिया को देखेगा कौन? जो सबसे टॉप पर बैठा होगा। और सबसे टॉप पर कौन होता था? संविधान सभा का अध्यक्ष होता था। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है। कौन थे यहां पर? तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखेगा ये कौन थे? इनको मिला था प्रक्रिया नियम समिति और ये उसी समिति का अध्यक्ष थे। लिख रहा राष्ट्र ध्वज संबंधित, याद रखेंगे, एक समिति बनी थी जिसका नाम था तदर्थ समिति। यहां पर दोस्तों अलग अलग किताबों में 2 उत्तर आपको मिलते हैं। कहीं पर दोस्तों आपको जेबी कृपलानी मिलेगा और कहीं पर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलेगा। तो सही क्या है सर? सही है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेगा इससे संबंधित कभी कभी ये जो ध्वज
लिखा है ना राष्ट्रध्वज, कभी कभी दोस्तों झंडा समिति भी दे देता, ठीक है, तो वहां पर भी आपका जवाब आपको ध्यान देना है। फिलहाल जब आपके समक्ष सवाल दे कि झंडे से संबंधित तदर्थ समिति, तब आपका जवाब क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिख रहा है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति बनी थी उसमें उसके लिए अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो याद रखेगा संविधान सभा के कार्य, तो संविधान सभा को अगर दोस्तों आप लोकसभा समझ लीजिए, ये संविधान सभा आगे चल के संसद बन जाती है, तो संसद बन जाती है, मान लीजिए इसे हाउस ऑफ कॉमन समझ लीजिए, लोकसभा समझ लीजिए, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, वही दोस्तों इसके अध्यक्ष थे, याद रखेंगे नाम क्या दोस्तों? गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम है दोस्तों? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये आगे चल के क्या बनते दोस्तों? याद रखेगा भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं, पहले लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बना है? तो अब बहुत बाद में चल के मीरा कुमार जी बनती हैं, ठीक है। लिख रहा कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति दोस्तों इसी तरह का सवाल हमने पीछे भी पढ़ा था, जिसमें हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात किया था, लेकिन ये अलग जवाब है, वो अलग है, ठीक है। यहां पर कौन है दोस्तों? याद रखेगा डॉक्टर के एम मुंशी। कौन है दोस्तों? डॉक्टर के एम मुंशी हैं। पीछे दोस्तों हमने के एम मुंशी को कहां पढ़ा? दोस्तों के एम मुंशी ये प्रारूप समिति में भी थे। कहां पे थे? ये प्रारूप समिति में भी थे, और ये कांग्रेस के सदस्य हैं। क्या है दोस्तों? ये कांग्रेसी हैं, याद रखेंगे। और कहां शामिल थे? ये प्रारूप समिति में भी शामिल थे। लिख रहा मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतों के लिए, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांत जब जब आया है तब तब आपने क्या बताया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहां मुख्य आयुक्त की बात कर रहा है, यहां याद रखेंगे दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया का नाम। किसका नाम याद रखेंगे? पट्टाभी सीतारमैया का नाम याद रखेंगे, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। इन्हीं की वजह से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा था, और 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग से पार्टी का गठन भी करना पड़ा था, ठीक है। इस सवाल को भी आप याद रखेंगे। सब एक से बढ़कर एक सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। अपने आप में डिफिकल्ट है, मैं बहुत आसान सवाल आपके सामने लेकर आया ही नहीं जिसका जवाब आप आसानी से दे सकें, ठीक है। लिख रहा भाषाई प्रांतों के लिए जो समिति बना था उसका अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया था? किससे संबंधित था? भाषाई प्रांतों के लिए जो समिति बना था वहां पर, ठीक है। तो इसके लिए भी दोस्तों किसे चुना गया था? बी पट्टाभी सीतारमैया को ही चुना गया था, ठीक है। पूरा नाम इनका है बी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो बी पट्टाभी सीतारमैया को यहां पर चुना गया था। बाकी इसके अलावा मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए भी दोस्तों इन्हें चुना गया था। एक समिति थी दोस्तों जिस समिति का नाम था क्रेडेंशियल समिति। क्या थी दोस्तों? क्रेडेंशियल समिति। आप में से कोई बच्चा इसके बारे में सुना भी है क्या? नहीं सुना होगा, ठीक है। याद रखेंगे क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्लादी कृष्णा, आप अच्छा अल्लादी जी का नाम पढ़ा होगा, शॉर्टकट है। प्रारूप समिति के भी दोस्तों मेंबर थे अल्लादी कृष्णा स्वामी नाम था उनका, याद रखेंगे, ठीक है। क्या नाम है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। पूरा नाम है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये दोस्तों कहां पे दोस्तों? ये आपके प्रारूप समिति में भी थे, ठीक है। ये प्रारूप समिति के भी मेंबर हैं दोस्तों, इनको अलग से भी कार्यभार दिया गया था क्रेडेंशियल समिति का। लिख रहा सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो तदर्थ समिति बनी थी, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, किसके लिए दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति बनी है। अच्छा, आपने पढ़ा दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? संघीय न्यायालय की स्थापना तो 1935 के अधिनियम में व्यवस्था किया गया था, और 37 में जाकर दोस्तों इसकी स्थापना भी हो गया है। और इससे संबंधित जो तदर्थ समिति बनी थी उसके अध्यक्ष दोस्तों कौन चुने गए थे? तो यहां पर नाम याद रखेंगे एस वारदाचार्य। क्या नाम है दोस्तों? एस वारदाचार्य, ठीक है, चार्य, ठीक है। एस वारदाचार्य को दोस्तों क्या चुना गया था? चारियार, ठीक है, ठीक है, को अध्यक्ष चुना गया था, जो सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति बनी थी उसका, ठीक है। और राष्ट्रध्वज का तदर्थ समिति हमने पीछे पढ़ा था, तो वहां पर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उसको भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास पढ़कर? ये संविधान सभा से संबंधित दोस्तों प्रमुख समितियां रही हैं, इनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले से आप अलर्ट रहिए और समझते चलिए। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर कई सारे विषय पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप ले सकते हैं। बाकी हमारी किताबें भी आती हैं, तो किताब भी
मार्केट में भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है, किताब भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कोर्सेज है ना, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, स्टडी 91 के जो फाउंडेशन बैच चल रहे हैं, जो मैं खुद लीड कर रहा हूं दोस्तों, कम से कम एक बार आप उस बैच को लेके देखो। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा के लिए बार बार तैयारी ना करनी पड़े, एक बार कोई हमें पढ़ा दे, विस्तृत ढंग से पढ़ा दे, सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाएं, तो दोस्तों एक बार आप जरूर ज्वाइन करिए हमारे इस बैच को। कंपेयर पूरे भारत में किसी से भी कर लीजिएगा, कहीं से भी दोस्तों मैटर ना तो कम होगा, ना समझाने का स्टाइल कम होगा, ठीक है। आप ट्राई करके देख लीजिए, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे, आपके लिए बता रहा हूं, यही काम आप 6 महीना बाद करेंगे। आज मैं कह रहा हूं बैच ज्वाइन कर लेके नहीं ज्वाइन करेंगे, 6 महीना बाद ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों समय का नुकसान होगा, और कुछ नुकसान नहीं होगा, फीस तो ऐसे की वैसे बनी रहेगी, समय का नुकसान होगा। तो अगर आप चाहते हैं समय ना नुकसान हो तो दोस्तों आइए ज्वाइन करिए, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। जिन बच्चों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आपसे निवेदन हाथ जोड़ करके एक बार कीजिएगा। अगर आपको लगे नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे साथ एक बार फिर से उठकर नितिन सर खड़े हुए हैं हमारी परीक्षा के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए, हमारी तैयारी के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने मुकाम तक पहुंच पाएं, अपनी सफलता के कदम चूम पाएं, तो दोस्तों एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।